जिसका पोजीशन वेक्टर कुछ RC है, ठीक है। तो इस सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होता है, हमने कल फार्मूला डिराइव किया था कि भैया जो RC होगा वो होता है m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड में m1 प्लस m2। ये हमने आपसे बात की थी। इसके अलावा अगर हम इनके कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि भैया किसी भी वेक्टर का अगर आपको स्थित सदिश लिखना है जिसका आपको कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है ना, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है P x, y, ठीक है ना, सेंटर से, तो हम इसके लिए जो इसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं R, ठीक है ना, अब इसको आप R वेक्टर बोलो, OP बोलो, ठीक है, वो आपका क्या होता है सर, x i कैप प्लस का y j कैप। अगर z भी होता है तो क्या लिखेंगे, z k कैप, यही लिखते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ऐसे ही जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है, अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट पता हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, R1 को क्या लिख सकते हैं, x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। ऐसे ही R2 को क्या लिख सकते हैं, x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। अब अगर मैंने यहां पे लिखा x1 i कैप, यहां पे क्या आएगा, x2 i कैप, दोनों को अलग करेंगे तो x कोऑर्डिनेट का जो आएगा सेंटर ऑफ मास, वो x से आपको मिलता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस अगर ज्यादा पार्टिकल है n तक तो mn xn, ये आ जाएगा डिवाइड में m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 जितने भी पार्टिकल होंगे वो पूरा का पूरा। अगर आपको y कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास चाहिए तो आप क्या लिखोगे, उसके लिए क्या आ जाएगा, सेम वैसे ही m1 y1 m2 y2 डॉट 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 जितने भी पार्टिकल होंगे इन सब के लिए आ जाएगा, और डिवाइड में आपको मिलेगा m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट। और ठीक ऐसे ही z कोऑर्डिनेट आप निकालोगे तो आपको मिलेगा m1 z1 m2 z2 प्लस डॉट 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 mn zn डिवाइड में m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस का mn। ये हमारे पास आ गया। और अब आपको अगर इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है तो आप आराम से लिख सकते हो क्या, xc i कैप प्लस yc j कैप प्लस का zc k कैप। कल हमने ये रिजल्ट लिखा हुआ था, है ना, अपने पास ये रिजल्ट आए थे, और उसके बाद हमने कुछ दो चार अपने एग्जांपल्स भी किए हुए थे। तो फटाफट ज्यादा टाइम ना लेते हुए इसको नोट डाउन करो आप लोग। हाँ तो चले उम्मीद करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका फोटो आप लोग को मिल जाएगा, आराम से बैठ के लिख लेना, लिखने पे टाइम वेस्ट नहीं करते, कल चुके लिख चुके थे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसके देखते हैं। अपन दो चार पार्टिकल लेते हैं, सिस्टम लेंगे और उनका सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमने कल जाते जाते आपको आई थिंक क्वेश्चन दिया था, अगर आप लोगों को याद हो, छोटा सा क्वेश्चन कि ये एक ट्रायंगल है, जरा आप लोग हमारी हेल्प करना कि कौन सा मास कहां पे रखा हुआ था, ये डिस्टेंस कितनी थी, इसका कोऑर्डिनेट क्या था, हाँ होमवर्क है 2,0 इसका रहा होगा और इसका कोऑर्डिनेट था 0,2। मास कितने कितने रखे हुए थे, यहां कितना मास था, यहां वाला मास 1 kg, यहां कितना था और यहां। तो अब आप क्या करो, अपने हिसाब से एक को मान लो, ठीक है, क्या मान लो, ये आपका है m1, ये आपका है m2 और ये आपका है m3। जो करके लाए हैं बढ़िया है, जो नहीं करके लाए हैं वो और बढ़िया है, ठीक है। तो ये वाला आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा x1 y1, है ना, ये क्या हो जाएगा x2 y2 और ये आपका हो जाएगा x3 y3। कितने पार्टिकल हैं, 3 पार्टिकल। तो जनरली जो आपको सेंटर ऑफ मास लिखना है वो x के लिए लिखना है। अगर आप x कोऑर्डिनेट पकड़ने बैठो इसका तो क्या लिखोगे भैया, 3 पार्टिकल हैं तो क्या आ जाएगा m1 x1 m2 x2 m3 x3 डिवाइड में m1 प्लस m2 प्लस m3। अब कई बच्चे गलती ये कर जाते हैं यहाँ पे कि ये तो सेंटर ओरिजिन पे रखा हुआ है तो इसका कोऑर्डिनेट तो 0 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा बढ़िया। कुछ लोग इसका मास भी रखना छोड़ देते हैं, कहते हैं ये तो 0 0 पर है, इसको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखना है आपको। तो x कोऑर्डिनेट आपको क्या मिलेगा,
सर m1 x1, x1 क्या है भैया 0 है, तो ये वाली टर्म क्या बनेगी 0। m2 x2, m2 कितना है 2, x2 भी कितना है 2 प्लस m3 x3 क्या है यहाँ पर 0 है, तो ये भी क्या आ जाएगा 0। टोटल मास 1 और 2 1 3 और 3 6, तो ओवरऑल आ जाएगा 4/6 यानी 2/3। ये x कोऑर्डिनेट आ गया आपका। y वाला निकालोगे, अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, ऐसे क्या बनेगा m1 y1 m2 y2 m3 y3 बटे में m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये y वाला क्या आ जाएगा अपने पास, सर m1 कितना है 1 kg, इसका भी y1 कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो ये टर्म बन गई 0। ठीक, यहाँ पर y2 भी क्या है 0 है, तो ये वाली भी क्या बनेगी 0। यहाँ पे y3 कितना है सर, y3 है 2 और ये कितना है m3 3, तो ये आ जाएगा 3 गुणे 2 बटे में 6 बराबर 6/6 बराबर क्या आएगा 1। तो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको 2/3, ठीक, कोई दिक्कत, यही आ रहा था, सॉल्व किया था कि नहीं। अब नेक्स्ट हम एक काम और करते हैं, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। इस बार हमने क्या किया कि एक वर्ग ले लिया, चलो एक स्क्वायर ले लेते हैं, दिखने में भले ही ना लगे स्क्वायर है, पर मान लेना कि ये स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर की साइड ए है, बड़े ध्यान से सुनना, वर्ग की भुजा कितनी है, ये वो ए है, हमने वर्ग लिया है जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है ए है, और इसके हर एक कोनों पर मान लो हमने मास रख दिया है कुछ, यहां पे मान लो हमने मास रखा m, यहां पे रख दिया 2m, यहां पे रख दिया 3m। अच्छा एक बार सब में एक काम करते हैं, हर कॉर्नर पे सेम मास रखते हैं, हर कॉर्नर पे हमने क्या रखा सेम मास रखा, तो आपको रिजल्ट क्या आना चाहिए, अगर हर कॉर्नर पे, तो जाहिर सी बात है कि सेम मास है, साइड सेम है, तो जो इस वर्ग का केंद्र बिंदु होगा वहीं पे सेंटर मास आना चाहिए, है ना। तो निकालते हैं जरा एक बार के लिए। सर हमें इसके लिए तो कोऑर्डिनेट मानना होगा भैया, हमें क्या पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो अब चूंकि यहां पे तो कहीं दिया नहीं है निर्देशांक कि आपने मूल बिंदु कहां फिक्स किया हुआ है या जो भी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि एक किसी भी चारों में से किसी एक कॉर्नर को, या आप इसी को जिसको मन करे आप उसे मूल बिंदु मान लो, क्योंकि अपने को एक कार्तीय तल चाहिए ना कोऑर्डिनेट लिखने के लिए कि कहां पे x1 है कौन सा x2 है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं ये वाला बिंदु हमारा क्या है 0,0 है। बड़ा ध्यान से समझना, अगर ये पॉइंट 0,0 है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या होगा बताओ। ये 0,0 ये मूल बिंदु है, ये आप किधर जा रहे हो सर, ये तो x एक्सिस है और ये ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला तो भगवान होता है, नहीं ये इसमें बताना है, ऊपर आपका है y एक्सिस। तो जरा बताओ तो x और y में भैया इधर आप कितना चले हो सर, a डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, कितना a, y पर क्या गए हैं, जब इस वाले पॉइंट की आप बात करोगे तो आप क्या y में जा रहे हो, सर नहीं जा रहे, y पे केवल किस में जा रहे हैं x में, तो इस पॉइंट का निर्देशांक क्या हो जाएगा a कॉमा, है ना, इस वाले पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा 0,y, ठीक, चले सॉरी 0,a, है ना, और इसका क्या होगा, x में कितना गए a, y में कितना गए a, तो इसका निर्देशांक क्या आ गया, कोई दिक्कत। अब जरा एक बात बताओ, निकाला जाए, चलो x CO निकालते हैं, x कोऑर्डिनेट इसका फार्मूला, कितने पार्टिकल है 4, ठीक है ना, 1 2 3 4, तो नाम दे दो इसको यार, इसको नाम दे देते हैं 1 ताकि कंफ्यूजन ना हो, 2 3 और ये 4th पार्टिकल। हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास, ले लो फिर m1 y1 m1 x1, x1 तो क्या है 0, m2 x2, m2 कितना है m, x2 कितना है a प्लस m3 x3, m3 कितना है m, x3 का मान भी कितना है a, और ये क्या हो जाएगा 0 डिवाइड में m 4m, तो ये रिजल्ट कितना आएगा 2ma अपान में m, तो ये रिजल्ट सॉरी 4m है ना, ma मिल करके 2ma और डिवाइड में 4m है, ये कटेगा तो कितना मिलेगा a/, ठीक, और YCOM आप निकालोगे तो YCOM आपको क्या मिलेगा सर, मूल बिंदु के लिए तो 0 प्लस m2 y2 भी क्या है 0, m3 y3 क्या हो जाएगा m इंटू a प्लस m4 y4 m इंटू a डिवाइड में 4m, ये भी आपके पास आएगा 2ma डिवाइड में 4m इज इक्वल टू a/2। अब आप खुद से देख के सोच के देखो,
भाई इसका सेंटर कहां होता है, अगर इसकी डिस्टेंस पूरी कितनी है a है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या बनेगा a/2 a/2, यानी इधर भी आधी दूरी और इधर भी कितनी, समझ आए बात को। अब चूंकि सारे, ये कब पॉसिबल हो पाया, जब सारे मास सेम थे। अब अगर मास अलग अलग हो जाए, ठीक है, मास अलग अलग हो जाएगा तो क्या होगा सर, बदल जाएगा सेंटर ऑफ मास, फिर थोड़ी ना केंद्र में आएगा। मान लो ये वाला मास ज्यादा हो गया, तो हमने कल भी देखा था कि जब आपका ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ जाता है तो सेंटर ऑफ मास उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जिधर बढ़ा हुआ है ना। तो अगर ये मास हम चेंज कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चले फटाफट इसको नोट डाउन करें। तो देखो चले, तो एक दो एग्जांपल और देखते हो। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना कि भाई हमने क्या किया, हमने स्क्वायर, चलो एक बार फिर से लेते हैं, ये हमने पुनः एक स्क्वायर ले लिया है, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंजेस लाए हैं इसमें, ठीक है। चेंजेस क्या है कि इस वाले पॉइंट को, जो इसका केंद्र बिंदु है, उसको हमने मूल बिंदु मान लिया, और यहां पर हमने सारे, भैया इतना भी दूर जाने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है। चलो ये इसका क्या है, ओरिजिन है 0,0, एक वर्ग है जिसकी साइड है कितनी, ए साइड है मान लेते हैं, और इसके चारों कॉर्नर पर हमने इस बार कुछ ऐसा मास रखा है, यहां पे m, यहां 2m, यहां 3m, और यहां पे रखा है 4m। अब आपको क्या बताना है कि अब तो ओरिजिन पे तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है कि अब केंद्र पे आ जाएगा इसके, क्योंकि मास अलग अलग है। लेकिन उससे पहले मुझे आप चारों बिंदुओं के निर्देशांक बता दो, क्योंकि निर्देशांक अगर आप नहीं लिख पाए तो फिर कहानी खत्म है। तो जरा बताना इसका निर्देशांक क्या होगा, सोचो जल्दी, क्या होगा। हाँ, सीधी सी बात है कि अगर ये मूल बिंदु है तो यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी सर, ये वाली भी होगी हाफ, और ये ऊपर वाली भी क्या होगी, हाफ, ठीक। तो ये वाला पॉइंट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो इसका निर्देशांक क्या आ जाएगा, a/2, ठीक है ना। इसका निर्देशांक क्या लिखोगे सर, इधर भी आया है a/2, ऊपर गया है, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ध्यान से देखो तो, है ना। अगर आप इसको चतुर्थांश बना लो समझने के लिए, तो चारों के चारों पार्टिकल चारों चतुर्थांश में बैठे, तो उस हिसाब से इनका निर्देशांक आप लिखोगे। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा सर, ये नेगेटिव x में है परंतु पॉजिटिव y में है, क्या नेगेटिव x में है बट पॉजिटिव y में है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, -a/2, a/2। इसका कोऑर्डिनेट -a/2, -a/2, और इसका क्या हो जाएगा, a/2, -a/2। अब बताओ जरा क्या निकाला जा सकता है सेंटर ऑफ मास, हो जाएगा आगे, छोड़ दें आप पे, बताओ भैया, आप पे छोड़ दिया जाए, कहां आएगा, निकाल लोगे आगे, पता है तिवारी जी, हैं, हाँ हल कर दे जाए, पता है, खुद से थोड़ा करना है। और मुझे एक बड़ी अच्छी कहानी आती है ना, कल मैंने वो स्टेटस भी डाला था रिचर्ड फेनमैन की, ठीक है ना, शट अप एंड कैलकुलेट। तो उनकी एक बड़ी अच्छी स्टोरी है यार सही में, कि एक बार जब क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत हो रही है ना, तो क्वांटम फिजिक्स की जब शुरुआत हुई तो उस टाइम पे आइंस्टीन स्टार्टिंग में तो समर्थन थे, लेकिन जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, जब ये बातें आई तो थोड़ा सा उसको भी आइंस्टीन ने मानने से जो है अस्वीकार करते, भैया अपन नहीं मान रहे, ये सब बेकार की चीजें तुम लोग कह रहे हो। तो आइंस्टीन भी भड़के हुए थे थोड़ा सा, तो उनके घर पे कोई रिलेटिव आता था तो हर रिलेटिव से वो पूछते थे, ठीक है, मतलब कोई भी रिलेटिव आ जाए तो उसको रात में घर से बाहर लाते थे, आसमान की ओर दिखाते थे और कहते थे, इज मून देयर इफ नोबडी इज वाचिंग, मतलब क्या वहां चंद्रमा है अगर कोई नहीं देख रहा है तो ऐसी बातें चल रही। तो एक इंटरव्यू में रिचर्ड फेनमैन से पूछा किसी पत्रकार ने कि ऐसी ऐसी बातें हो रही भैया क्वांटम फिजिक्स में, तुम कुछ कहना चाहोगे, तो उसमें उन्होंने तब उस लाइन पे एक बात बोली थी, शट अप एंड कैलकुलेट, कि भैया आप ये फालतू की चीजें में ध्यान मत दो, सीधा सीधा जो आपके पास में ऑप्शंस है, थ्योरीज हैं, उनको उठाओ, कैलकुलेट करो, अगर सही है तो सही है ना। तो उसी पर घाटो ना, तो क्या करना है, शट अप एंड कैलकुलेट, ठीक है। दिमाग में तो थोड़ा सा क्या ही करना है यार, यमन, अब सारे कोऑर्डिनेट तो तुम्हें लिख करके दे दिए हैं, अब और क्या ही करोगे,
बस ये है, चलो कर देते हैं यार, नहीं बाद में तिवारी भी कहेगा सर इतना प्रवचन दे दिए हो, इससे बढ़िया करवाई दिए होते। तो फार्मूला क्या है अपने पास सर, m1 चूंकि 4 पार्टिकल है तो m1x1 m2x2 m3x3 और m4x4 आएगा पूरा का पूरा। अब आप डिसाइड कर लो ना कौन सा, किसको आप 1 2 3 4 मानोगे, ऐसा ना हो जाए कहीं इसको 1 मान लो, इसको 2, किसी में इसको 1 माना, इसको 2 मान लिया, ठीक है। तो इसलिए आप फिक्स कर लो कि किसको, इसको 1 मान लिया, इसको 2, इसको 3 और इसको मान लिया 4 नंबर पार्टिकल। तो आ जाओ सर कहां, जहां बैठे हो वहीं। इसके लिए आप लिखोगे तो मास कितना है m, x1 कितना है -a/2, चिन्ह के साथ रखना है, ध्यान रहे, ठीक है, प्लस मास कितना है 2m, कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट कितना है a/2, प्लस ये कितना है मास 3m, कोऑर्डिनेट कितना है a/2, प्लस मास कितना है 4m और कोऑर्डिनेट कितना है भैया, सर कोऑर्डिनेट है इसका -a/2, ठीक है। डिवाइड में टोटल मास 3 4 7 1 8 2 10 है ना, तो निकाल लो भैया, ये कितना आ जाएगा -ma/2, ठीक है ना, ये इससे कट जाएगा, प्लस का क्या बचेगा ma है ना, और ये आएगा प्लस का 3ma/2 माइनस का ये आ जाएगा 2ma है ना, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, डिवाइड में आ गया 10m। तो देख लो भैया प्लस वाले -2ma, इसको देखो जरा 3ma से जाएगा, ये कितना बचेगा 2ma/2, कितना बच जाएगा ये 2ma/2 और प्लस ये सॉरी ये तो 0 ही आ जाएगा क्या यार, चलो क्या ही कर सकते हैं फिर, है ना, -2ma प्लस ma कितना आ जाएगा -ma डिवाइड में 10m। ये तो मामला गंभीर हो गया है, 0 ही आ रहा है, कोई बात नहीं भैया, ma -ma/10m ये कट के क्या आ जाएगा, यानी कि अभी भी मामला कहां जा रहा है, सेंटर पे जा रहा है, ठीक। अब सेम आप वही वाला भी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, सेम कहानी यहां पर भी है ना, m -a/2 पहला पार्टिकल के लिए, दूसरे वाले के लिए आप लिखोगे, नहीं यार दूसरे वाले के लिए तो नहीं आना चाहिए संभवतः, क्या आना चाहिए, आना तो चाहिए यार, ठीक है। अब दिख रहा है, ठीक। अब सेम काम कर लेना है भैया वाई वाले के साथ भी, देख लेना वाई वाले के साथ करके कि क्या आएगा, ठीक है। चलो यार कर ही लेते हैं, क्या ही होगा, है ना। m1 मास कितना है m, कोऑर्डिनेट है a/2 प्लस इसके लिए मास कितना है 2m, कोऑर्डिनेट कितना है -a/2 प्लस ये मास है 3m, इसका कोऑर्डिनेट है a/2 प्लस 4m और इसका भी कोऑर्डिनेट है a/2 डिवाइड में 10m, कितना आएगा भैया -ma/2 और ये आ जाएगा -ma, या ऐसे लिख लेते हैं इसको -2ma/2, यह आ जाएगा 3ma/2 प्लस 4ma/2 डिवाइड में 10m, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा भैया, सब में तो डिवाइड में 2 है, आ जाने दो, 4 3 7, ठीक, और 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4ma/2 डिवाइड में 10m। कोई दिक्कत समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, सब में हर बराबर है ना, तो हर बराबर ऐसे लिख लो, अंश को जोड़ो, 4 3 7, अब ये 2 और 1 3, तो -3 प्लस 7 कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो भैया ये आ जाएगा कितना 2ma डिवाइड में 10m, इससे ये कटेगा तो ये आ जाएगा a/5, तो यानी सेंटर ऑफ मास इसका कहां पे शिफ्ट हो जाएगा 0, a/5, कहां चला जाएगा भैया 0, a/5, यानी x पे तो 0 ही रहेगा पर y पे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला मास ज्यादा है। अगर आप x पे कंपेयर करो तो इधर भी कितना है 4 1 5, इधर भी कितना है 3 2 5, तो x वाले की तरफ तो बराबर थे, x इधर वाले पे मास बराबर था, तो x वाले में तो नहीं शिफ्ट हुआ, ठीक है ना। परंतु y वाले में आप देखो इधर नीचे कितना है 3 है, 2 और 1 3, ऊपर कितना है 4 3 7 है, तो ऊपर वाला मास ज्यादा था, इसलिए सेंटर ऑफ मास कहां चला गया, ऊपर चला गया, समझ आई बात। तो इसका कोऑर्डिनेट जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहीं यहां पर मिलेगा 0, a/5। बताओ चलो, कोई समस्या हो तो बोलो। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पे थोड़ा सा फोकस करना यार। हमने क्या मान लिया कि समबाहु त्रिभुज ले लिया, ठीक है, थोड़ा ज्यादा ऊपर हो जाएगा,
अपन ने एक समबाहु त्रिभुज ले लिया है तुम्हारे लिए स्पेशली, ठीक है। दिखने में लग नहीं रहा लेकिन मान लेना यार समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और ये इसका है एक्स अक्ष और ये है इसका वाई अक्ष, ठीक। यहां पर हमने कुछ मास रख दिया है, कितना कितना रख दिया तुम लोग बता दो यार। इसकी साइड है ए, एक समबाहु त्रिभुज है, ध्यान रखना, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज है मतलब अगर ये तीनों भुजाएं क्या है आपस में बराबर है और हर एक कोण कितना होगा 60 अंश होगा, ठीक। अब मान लेते हैं हमने, चलो यहां पर रख दिया m, यहां पर रख दिया 2m और यहां पर रख दिया कुछ 3m मास। अब बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, क्या बताना है इसका? सर वही बताना है जो अभी तक बताते आए हैं, क्या? फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र आपको बताना है प्रेम से आप लोग। तो सेंटर ऑफ मास के लिए क्या चाहिए सर? सेंटर ऑफ मास के लिए चाहिए अपने को कोऑर्डिनेट, ठीक। तो कोऑर्डिनेट कहां से मिलेगा सर? एक को हम फिक्स कर लेंगे, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट हमारा क्या है 0,0। अब जरा इसका कोऑर्डिनेट बता दो कितना होगा? a,0, दैट्स गुड। अब इसका बताओ क्या होगा? जल्दी। अब इसके दो तरीके हैं करने के। पहला ये कि आप यहां से पूरा यहां पे एक लंब डालो, एक समकोण त्रिभुज बनेगा, फिर आप सिंप्लीफाई करो, ये उसका कर्ड है, ये उसका पूरा हाफ आ जाएगा a/2। एक बेहतर तरीका है, आपको हमने बता रखा है भैया वेक्टर का वियोजन, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये पूरी लंबाई कितनी है a, तो इसका ये वाला टुकड़ा क्या आएगा a cos थीटा, ये वाला टुकड़ा क्या जाएगा a sin थीटा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा a sin थीटा, ठीक है। और कॉमा सॉरी x वाला क्या आएगा इधर की तरफ, तो ये आएगा a cos थीटा, तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया a cos थीटा, कॉमा ये वाला ऊपर वाला जो जाएगा वो क्या हो जाएगा a sin थीटा। समझ पाए कि नहीं भाई? इस वाले पॉइंट की हमें दूरी चाहिए ना, ये हमारा पूरा साइड a है, तो इसका ये वाला टुकड़ा क्या आएगा, इसका एक टुकड़ा इधर आ जाएगा, जो कि आपका क्या होगा, जैसे आप अगर याद करो, ठीक है, कि भैया ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है, तभी तो आप ये कहते हो कि ये 5 है। अब अगर मैं तुम्हें ये ना दूं, ये 4 है ये 3 है, मैं सिर्फ तुम्हें यही दे दूं, तो क्या आपको पता है कि इसका ये वाला टुकड़ा हुआ 3 और ये वाला टुकड़ा होगा 4, है ना? तो सेम वही कहानी हमने कर लिया यहाँ पर। तो जरा इसका बता दो यार कितना हो जाएगा? cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो ये वाला कितना इधर वाला कोऑर्डिनेट आएगा a/2 कॉमा, और sin 60 होता है √3/2, तो ये वाला आ जाएगा √3 a/2। ये कोऑर्डिनेट बनेंगे। निर्देशांक समझ आया कि नहीं? अगर ना समझ आया हो तो आप त्रिकोणमिति का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, कि ये रही x में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी a/2, ये इसका हाफ आएगा, तो ये आपको पता चल गया भैया एक समकोण त्रिभुज a/2, इधर वाली दूरी है a। अब आप लगा लेना भैया पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा, ठीक। तो अब आपके पास जब कोऑर्डिनेट आ गए हैं तो फिर तो निकालना कोई दिक्कत है ही नहीं यार, तो फिर तो एकदम हो ही गया, हलवा है, फिर निकाल लो। x c क्या आएगा सर m1 x1। अब मान लो यार एक बार के लिए ये आपका 1 है, ये आपका दूसरा पार्टिकल और ये आपका तीसरा पार्टिकल, तो xc क्या होगा m1 x1। m1 कितना है m, x1 कितना है 0, प्लस m2 कितना है 2m, x2 कितना है 2, है ना, और m3 कितना है सर 3m, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है a/2, पूरे का बटा 3, 2 5 और 1 6, तो xc की वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 4m प्लस 3/2m। कुछ गलती कर दी क्या? 2m इंटू a है, हाँ कोऑर्डिनेट a है ना, इसलिए आ जाएगा ये 2ma प्लस ये आ जाएगा 3/2ma, ठीक।
डिवाइड में 6m, तो ये क्या मिलेगा आपको, 2 दूनी 4, 4 और 3 7ma बटे 6 दूनी 12a, है ना, सॉरी 12m, इससे ये कट गया तो कितना आ जाएगा 7 बटे 12a, ये आ गया x कोऑर्डिनेट। ठीक, कोई समस्या, गलती तो ना हो रही कोई, 2 दूनी 4 3 7 बटे 2 आएगा, 2 6 12 आ जाएगा, हाँ ठीक है। सेम कहानी y के लिए भैया, तो y के लिए भी निकाल लो यार, क्या मिलेगा सर, m1 y1 जो कि हो जाएगा 0, m2 y2 ये भी क्या हो जाएगा सर, y कोऑर्डिनेट तो 0 है, प्लस m3 y3, ठीक, तो m3 कितना है 3m और y3 कितना है ये, तो 3m इंटू में √3a/2 डिवाइड में 6m, ठीक है ना, निकाल लो यार कितना आ जाएगा, y बराबर कितना मिलेगा भैया 3√3ma डिवाइड में 12m, m से m कट गया तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 है ना, √3/4a, तो ये x y कोऑर्डिनेट है और ये x कोऑर्डिनेट है। चले छापे आप लोग आराम से, चले हम लोग आगे बढ़े, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, सुना ध्यान से, अभी तक हमने जितनी भी बातें की हैं वो हम लोगों ने डिस्क्रीट सिस्टम की बात की थी, ठीक है ना, मान दिख नहीं रहा होगा। डिस्क्रीट सिस्टम का मतलब क्या था कि यार हमारे पास जो पार्टिकल्स थे, एक पार्टिकल यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ऐसे रखे हुए थे उस तरीके से। अब हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास कोई कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है, लगातार वाले, जैसे हमने एक रॉड मान लो ले ली, ठीक है, इमेजिन करो हमने रॉड ले ली, अब इस रॉड के पास कितने टुकड़े हैं, अब इसके छोटे छोटे करोड़ों के टुकड़े कर सकते हो यार, यहाँ 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 कितने टुकड़े इसके होंगे, अब सबका क्या पोजीशन निकाल पाओगे, है ना, तो हम सबका पोजीशन तो निकाल नहीं सकते। या फिर हमने कहा आपसे, ठीक है ना, आपके पास ये एक बॉक्स है, अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, अब चूंकि ये रेगुलर बॉक्स है, आपको पता है बढ़िया से, ठीक है यार कि इसकी लंबाई चौड़ाई पता है, इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा, है ना, लेकिन वो कब कर पाओगे सर, वो तब होगा जब चारों कॉर्नर पे या हर जगह पे मास डिस्ट्रीब्यूशन समान हो। जैसे मैं एक बात एग्जांपल ले लेता हूं यार, कुछ अपने पास ऐसा है क्या, कुछ ऐसा तो दिख नहीं रहा यार वैसे, ठीक है, आप यही इमेजिन कर लो कि भाई अगर ये एक जैसी इसकी लेंथ है ना, कहीं मोटी कहीं पतली नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पे ज्यादा खिला पिला के मोटा कर दिया गया है, तो तब तो ठीक है। अगर ये 10 सेंटीमीटर लंबी है तो आप बोलोगे सर इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में आ जाएगा, है ना, परंतु ऐसा हो जाए यहाँ मोटी है इधर पतली है, ठीक है, जैसे वो पुलिस वालों का बढ़िया डंडा होता है ना, एक तरफ से मोटा धीरे धीरे पतला होता आ रहा है, अब उसका सेंटर ऑफ मास तो बीच में आएगा नहीं, कि उसका बीच में आएगा, अब उसका कहाँ होगा, अब या तो सर ऐसे हम उंगली पर रख के देखेंगे, जहां बैलेंस हो जाएगा वही उसका सेंटर मास है नहीं, तो ऐसे जो रेगुलर बॉडी है उनका हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम थोड़ी सी एक छोटी चर्चा करेंगे द्रव्यमान वितरण पे, ठीक है, तो द्रव्यमान का सतत वितरण, ठीक है, द्रव्यमान का वितरण। अब ये हमारे पास 3 तरीके से होता है, इसके अपने पास कितने तरीके हैं भैया, 3 तरीके, तीनों बड़े ध्यान से समझ लो। सबसे पहला आपके पास में आता है रेखीय, क्या है आपके पास में, रेखीय, दूसरा है पृष्ठीय, ठीक है, सरफेस, और तीसरा है आयतन। 3 तरीके से हमारे पास द्रव्यमान का वितरण हो सकता है। रेखीय का मतलब क्या है कि मान लो हमने क्या किया कि ये एक रॉड ले ली ऐसा, ठीक है, जिसकी कुछ लेंथ है, मान लेते हैं लेंथ L है और इसका टोटल मास M है, तो इसका पूरा का पूरा द्रव्यमान इस पूरी लंबाई में फैला हुआ है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे अपनी ये रॉड है, इसका पूरा मास इस लंबाई में है, तो अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक लंबाई में है तो हम उसके लिए क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण। और यहां पर एक छोटी सी टर्म आती है जिसे हम लोग कहते हैं रेखीय द्रव्यमान घनत्व या रेखीय घनत्व, अब जो भी आप इसे समझ लें। मैं इसको थोड़ा सा
रिप्रेजेंटेशन इसका होता है लैम्डा, ये कुछ नहीं, क्योंकि हिंदी में इसकी डेफिनेशन बड़ी लंबी लिखनी पड़ती है, इसलिए मैं इंग्लिश में 3 शब्द में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अपन लोग। मास पर यूनिट लेंथ, बस इतनी डेफिनेशन है। इकाई लंबाई में कितना द्रव्यमान बैठा हुआ है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, अब द्रव्यमान का रेखीय वितरण या रेखीय द्रव्यमान घनत्व कहते हैं। यानी कि अब इमेजिन करो, आपने इसके लिए लिया तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, ये टोटल मास डिवाइड में एल, क्या हो जाएगा भैया। अब आप इमेजिन करो, जरा ध्यान से देखना, मैंने कह दिया कि एक रॉड है, ठीक है ना, इस रॉड के लिए जो लैम्डा है वो 2 किलोग्राम है। 2 किलोग्राम का मतलब ये हुआ किसके 1 मीटर रॉड की लंबाई कितनी है, 2 किलोग्राम है। अब अगर एक बात बताओ, आप अगर आपको 1 मीटर की लंबाई पता है तो क्या आप 10 मीटर की लंबाई का द्रव्यमान बता सकते हो कि नहीं भाई, 1 का पता हो गया, 10 से इसको गुणा कर देंगे, है ना। अगर हमें मान लो आधे का पूछेगा तो सर इसका आधा कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको लैम्डा जो रेखीय आवेश घनत्व है उसने आपको दे दिया, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक, तो आप इसका फार्मूला ये भी कह सकते हो क्या, लंबाई बटे सॉरी कुल द्रव्यमान बटे कुल लंबाई, क्या हो गया, द्रव्यमान बटे लंबाई। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा सर, इसका आप जब मात्रक लिखोगे तो द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम और लंबाई का मात्रक हो गया मीटर। इसका विमीय सूत्र क्या लिखोगे आप सर, इसकी विमा हो जाएगी, इसके लिए हो जाएगा m और इसके लिए हो जाएगा l माइनस। बताओ जरा कोई समस्या यहां तक। लेकिन अब मदद जरा इमेजिन करना, आपने ये तो कह दिया ठीक है, पर अगर हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, इसका कितना टुकड़ा लिया, ये छोटा सा, ठीक है, और इस छोटे से टुकड़े की हमने लंबाई आपसे कह दी dl है, छोटे से टुकड़े की लंबाई कितनी है dl, ठीक। तो इसका मास हम मान लेते हैं, मास कितना मान लेते हैं इसका dm, मास कितना मान लेते हैं dm, ठीक है। तो जरा हम आपसे पूछे कि भैया ये बता दो dm क्या होगा आपका, आप इसी बात का अंदाजा लगा, जैसे हमने आपको लैम्डा बोल दिया भैया क्या है 2 किलोग्राम पर मीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब सर 1 मीटर की लंबाई कितनी है, 2 किलोग्राम है ना। अब जरा एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछूं 10 मीटर की लंबाई, तो आप बोलोगे सर 10 गुणे 2, बोलोगे कि नहीं। अगर मैंने आपसे पूछ लिया ये बताओ 3/4 मीटर की लंबाई, कोई बात नहीं सर 3/4 से गुणा कर देंगे, यही करेंगे। तो अपने पास सबसे पहले हमने द्रव्यमान वितरण का पहला पार्ट देख लिया, रेखीय लंबाई, कि अगर ऐसे कोई चालक तार है उसका पूरा मास m है, लंबाई l है, तो हम कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ, यानी एकांक लंबाई में जितना द्रव्यमान बैठा होगा वो रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा, यानी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम पर मीटर, और इसका विमेय सूत्र हो गया ml-1। और वही हमने अगर कोई छोटी सी लंबाई dl लेनी है तो उसका मास अगर dm है तो dm बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू dl। ऐसे ही अगर आपने किसी सरफेस की बात कर ली, ये हमने एक छोटा सा सरफेस मान लो ले लिया, ठीक है, जिसका पूरा मास यहाँ पे फैला हुआ है इसके सरफेस में, तो बस वही कहानी सेम है क्या, तो इसको हम लोग नाम देते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या नाम देंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और इसको अपन लिखते हैं सिग्मा से। ये क्या हो जाएगा, जिस प्रकार ये था मास पर यूनिट लेंथ, ये हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल में कितना द्रव्यमान बैठा है ये क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। और इसका लिए आप क्या लिखोगे, सिग्मा बराबर मास अपन एरिया। अब ये मत कहना सर जी इसकी हिंदी बता दो यार, है नहीं, मात्रक क्या लिखोगे आप इसके लिए, मात्रक क्या लिखोगे सर, मास का मात्रक हो गया किलोग्राम और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, ये लिखेंगे, और इसका विमेय सूत्र लिखेंगे क्या, ml-, ये लिखेंगे। अब जैसे मान लो हमने यहां पर ये छोटा सा टुकड़ा ले लिया, उठाया, और इसका मान लेते हैं टोटल एरिया कितना था A और टोटल मास इसका था m, लेकिन इस छोटे से टुकड़े का एरिया कितना हमने मान लिया है dA, और इसका मास आपने कितना मान लिया है dm, ठीक है। तो अब जरा ये बता दो dm क्या हो जाएगा सर, dm हो जाएगा सिग्मा इंटू dm dA, क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू में dA, जिस प्रकार यहां पर क्या था dm लैम्डा इंटू dl,
तो यहाँ पे डीएम बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डीए। ऐसे ही आपके पास जो तीसरा आता है आयतन आवेश, आयतन द्रव्यमान वितरण, ठीक है। यानी कि मान लो आपने ये गोला ले लिया, ये क्या है आपके पास, एक गोला है, और पूरा का पूरा द्रव्यमान इस गोले में फैला हुआ है, ठीक है। तो अब इस गोले के लिए मान लेते हैं इस गोले का आयतन कितना है, मास m है, इस गोले का आयतन v है, तो आप इसे बोलोगे आयतन आवेश घनत्व। इसके लिए क्या आएगा, और आज तक आपने जो घनत्व पढ़ा है ना, वो यही वाला पढ़ा है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आज तक जो आप घनत्व पढ़ते आए हो, ठीक है। डेफिनेशन क्या लिखोगे सर, डेफिनेशन वही मास पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा, और इसको हम लोग किससे लिखते हैं, रो से। किससे लिखते हैं, रो से। तो भैया रो बराबर क्या हो जाएगा, टोटल मास डिवाइड में उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, m बटे v। समझ आई बात, ये आप लोग आज तक पढ़ते आए हो कि मास बटे घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब इसके लिए भी सेम कहानी यार, मात्रक बता दो इसका। क्या ही बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। इसका मात्रक किलोग्राम, इसका मात्रक मीटर क्यूब। विमीय सूत्र सर ml पावर -3, ठीक है। और अगर वही आपको छोटा सा टुकड़ा लेना हो, मान लेते हैं यहां कहीं हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया जिसका हमें निकालना है, जिसका आयतन कुछ क्या है dv, और इसका मास कुछ क्या है dm। तो आप क्या लिखोगे, dm बराबर रो dv, ठीक है। ये अपने पास तीन प्रकार का द्रव्यमान का वितरण होता है, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन। रेखीय का मतलब मास पर यूनिट लेंथ, ठीक, एकांक लंबाई में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा। पृष्ठीय मतलब हो गया मास पर यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा। और आयतन का हो जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा। अब इसका इस्तेमाल हमें ये करना है कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए, क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास। अब जैसे हम देखेंगे अलग अलग सिस्टम के, जैसे हमारे पास रिंग है, डिस्क है, हॉलो स्फीयर्स,